फाइन। तो देखो स्टूडेंट, आज क्लास में हम लोग चार टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड यू नो डैट आम आदमी पार्टी, तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। तो इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोई पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है तो क्या फ़ायदा होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है, क्या उसका जो तौर तरीका है पोलिंग का वो क्या चेंज हो जाता है, क्या उसको एक अलग से ऑफिस मिलता है, और क्या क्या लेट डाउन क्राइटेरिया है स्टेट पार्टी बनने के लिए या नेशनल पार्टी बनने के लिए। तो ये सभी चीज़ के बारे में चर्चा होगा, जो कि मैं कहूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट से। समझ गए? पहला टॉपिक ये रहेगा। दूसरा टॉपिक भी देखो पूरा इंटरनेशनल इश्यूज़ है ये। अब इंडिया और भूटान, जानते हो इंडिया और भूटान का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत रिलेशन रहा है ओवर द पीरियड। अभी जिस हिसाब से भूटान चाइना के साथ वार्तालाप करना चाहता है और डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहता है, तो फिर इंडिया मानेगा नहीं, क्योंकि भूटान के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है कि कोई तरह की बात हो तो हम आएंगे, एक दूसरा कंट्री आएगा ही आएगा। जस्ट एग्जांपल देखो डोकलाम का इशू, जो डोकलाम का इशू हुआ था स्टूडेंट 2017 में, तो वहाँ पे इंडिया गया था ना बचाने के लिए। ट्राई जंक्शन है वो, ट्राई जंक्शन समझते हो, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया भूटान एंड योर चाइना। तो उस समय इंडिया गया था, वही डोकलाम सिक्किम से जो कनेक्ट होता है, सिक्किम और भूटान का बीच का जगह है वो, समझे। तो अब इस बार क्या है कि ये लोग चाइनीज़ लोग, भूटानीज लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग खुद सेटल कर दें, तो ये इंडिया पे असर पड़ जाएगा इसका। अब क्यों असर पड़ेगा, तो है लंबा चैप्टर, ये लंबा है एडिटोरियल से, इसमें समझने वाला बहुत सारा चीज़ है। एक ट्रीटी समझोगे कि ब्रिटिश के टाइम में क्या ट्रीटी हुआ था, वो ट्रीटी कंटिन्यू है, और उसमें कहाँ जाके भूटानीज लोग गलती कर रहा है या इंडिया की तरफ से क्या गलती हुआ, किस हिसाब से हो रहा है, वो सभी चीज़ तुम लोग कंप्रहेंसिव तरीके से पढ़ने वाले हो। 119 देखो, इंडिया मिल्क प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड में जाना जाता है, वी हैव सीन, है ना। 220 मिलियन टन्स हमारा प्रत्येक साल, है ना, प्रोड्यूस हो रहे हैं मिल्क में। हाँ, कोऑपरेटिव सेक्टर को पूरा श्रेय जाता है मिल्क के लिए। अब ऐसी स्थिति में देखो 10 ईयर्स से डाउन 10 साल में हम लोग पिछले डिकेड से लेके देखा जाए तो प्रत्येक साल 5-6% से ग्रोथ से हम बढ़े हैं आगे। हाँ, पढ़े हो ना, कितना बार पढ़ाया हूँ मैं, तो 5 to 6% एनुअल ग्रोथ से बढ़े हैं। तो अब अभी का जो स्थिति है 2022 और 23 में कहा जा रहा है कि 1 या 2% से बढ़ेंगे, तो स्टैग्नेंट हो गया ना। ये स्टैग्नेंट क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है, फर्डर का प्राइस क्यों इतना बढ़ा है। हाँ, लंबी स्किन डिजीज जानते हो, यस, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या क्या है सब चीज़ हम लोग समझेंगे इस क्लास में। एंड लास्ट वन देखो, केरल से रिलेटेड न्यूज़ है। केरल में तुम्हारा जो मीडिया वन एक मीडिया चैनल है, उसको केरल के जो गवर्नमेंट है उसने पकड़ के उसको रख दिया अंदर। तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली बोल दिया है कि इस तरह तो आप नहीं दबा सकते हो, जो ही नहीं कि आपका जो आइडियोलॉजी है सेम आइडियोलॉजी मीडिया रखे, क्योंकि डेमोक्रेसी में पूरा अधिकार है कि यस यू कैन डू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आप कर सकते हो। आपको पसंद नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या कि आप मीडिया को अंदर रख दोगे क्या, तो उसी से रिलेटेड है। और विथ योर सील्ड कवर जानते हो ना, सरकार जो देती है सील में कवर करके देती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यस एमिकस क्यूरी हम लगाएंगे इसके लिए, यानी कि अलग व्यवस्था करेंगे, और ये देखने के लिए कि जो भी आप दलील भेज रहे हो क्या वो सील्ड कवर के लायक है या नहीं है। तो कहीं कोई भी चीज़ सरकार देखते हो, सरकार का आदत हो गया है, कोई भी चीज़ होता है सील्ड कवर में डाल देता है। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी था, इंटरनल सिक्योरिटी का तो डेफिनेशन बहुत बड़ा ब्रॉड हो जाएगा फिर। तो इस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट हैवी आया है गवर्नमेंट के ऊपर। बात समझे, यही 4 चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो 117 नेशनल पार्टी स्टेटस क्राइटेरिया एंड एसोसिएटेड प्रिविलेजेस, जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हिंदू पेपर में आया था, 11 अप्रैल 2023 को आया था। समझ गए? तो देखो यहाँ पे क्या मामला है। कोई स्टूडेंट इस बात को ना समझे कि नेशनल पार्टी का मतलब बहुत बड़ा होता है, ऐसा नहीं है। नेशनल पार्टी डज नॉट मीन्स कि आपका नेशनल क्लाउड होगा। अब आम आदमी पार्टी कितना, 4 ही पार्टी में तो रिकॉग्नाइज हुआ, 4 ही स्टेट में रिकॉग्नाइज हुआ, इसका मतलब थोड़ी कि पूरा भारत में उसका वर्चस्व है। तो नेशनल पार्टी डज नॉट मीन कि पूरा भारत में उसका वर्चस्व हो, और इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि स्टेट पार्टी से वो ज़्यादा पावरफुल है, ये भी कहना गलत बात होगा। स्टेट पार्टी स्टेट में बहुत ही मजबूत है, नेशनल पार्टी जो ये नहीं है कि पूरा नेशन में मजबूत है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि अभी कितना हमारे पास 6 नेशनल पार्टीज है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, CPI-M है, एंड नेशनल पीपल पार्टी जो कि मेघालय का होगा, एंड आम आदमी पार्टी।
अभी 6 हुआ क्योंकि 3 निकल गया, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को हटा दिया गया है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को हटा दिया गया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई को हटा दिया गया है। तो अब ये समझने वाली बात है कि जो सीपीआई-एम जो है ये तो इसका 4-5 डिकेट्स देखो डिक्लाइन होते चला जा रहा है, फिर भी नेशनल पार्टी है ये। इसका मतलब नेशनल क्लाउड तो नहीं है, क्लाउड मतलब पूरा वर्चस्व तो नहीं है पूरा इंडिया में, फिर भी ये क्या है, नेशनल पार्टी है। तो ये कहना गलत होगा, हम लोग जो दिमाग में भर लेते हैं कि नेशनल पार्टी है इसका मतलब पूरा वर्चस्व है, गलत बात है। क्योंकि कोई भी एक क्राइटेरिया मैच कर गया वो नेशनल पार्टी बन गया। और क्राइटेरिया क्या है तो थोड़ी देर में समझेंगे। समझ में आया तुम लोग को? तो देखो इलेक्शन कमीशन, अब देखो रिकॉग्नाइज करने का, एक पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का पावर किसको है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। हाँ, डी रिकॉग्नाइज करने का पावर नहीं है उसके पास, इसलिए वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के पास दौड़ता है, बार बार गवर्नमेंट के पास दौड़ता है कि हमको डी रिकॉग्नाइजिंग पावर भी दे दीजिए। ईसीआई जाता है दौड़ने के लिए, इसलिए ईसीआई दौड़ता है, इसलिए क्योंकि जानते हो कि अभी बहुत सारा फालतू का पार्टी भी हुआ है जो पार्टी जानबूझ के बना के वो एज अ सेल कंपनी के रूप में काम करना चाहता है, ताकि कि जानते हो कि पार्टी के ऊपर इनकम टैक्स वाला इनकम टैक्स का रेट नहीं पड़ता है, तो ये लोग संरक्षण लेते हैं। तो इसलिए बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि चलिए ठीक है, रजिस्टरिंग का तो हमको दे दिए, बट डी रजिस्टर करने का भी हमको मिलना चाहिए। बात समझे? डी रजिस्टर करने का ही मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो तो किसको किसको हटाया गया? तृणमूल कांग्रेस को हटा दिया गया जो कि पहले था, ठीक है। नेशनल कांग्रेस पार्टी को हटा दिया गया और तुम्हारा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी मतलब शरद पवार का, एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। ये अब नेशनल पार्टी नहीं रहा है। जो नेशनल पार्टी जो जुड़ा है वो आम आदमी पार्टी है इस बार का। तो टोटल अभी भारत में कितने हैं? 6 हैं। समझ में आ रहा? और ये कैसे किया गया है? तो ये तुम्हारा 2014 और 2019 का लोकसभा का इलेक्शन को देखते हुए कि कितना कितना परसेंटेज वोट आया, और प्लस 2014 के बाद जितने भी विधानसभा का इलेक्शन हुआ है भारत में उसके बेसिस पे देखते हुए 2014 और 19 लोकसभा का इलेक्शन और 2014 के बाद जितने भी विधानसभा का इलेक्शन हुआ अलग अलग स्टेट में, जानते हो बहुत सारा इलेक्शन हुआ अलग अलग स्टेट में, उस सब के परफॉर्मेंस को देखते हुए आम आदमी पार्टी को नेशनल स्टेटस मिला है, और 3 जो पार्टी जो पहले नेशनल स्टेटस मिल चुका था उसको हटा दिया गया है कि अब वो नेशनल पार्टी नहीं रहा। क्योंकि ये जो चीज़ है ये चीज़ डायनामिक चीज़ है। नेशनल पार्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डायनामिक है, आपका जिस हिसाब से परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। बात समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे देखो, हाँ निकाल थोड़ी रहा, स्टेटस निकाल, डी रजिस्टर करने मतलब पार्टी को ही खत्म कर देना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगा, वो डी रजिस्टर करना नहीं होता नेशनल पार्टी। हाँ वो अपने आप निकल जाए तो निकाल तो दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही निकाला है। डी रजिस्टर इज डिफरेंट, वो अलग चीज़ है। डी रजिस्टर मतलब कंप्लीटली ख़त्म कर देना, रजिस्ट्रेशन का पावर है, डी रजिस्ट्रेशन का पावर नहीं है। बात समझे? यहाँ पे देखो मोर एस्पेक्ट अबाउट आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का देखो कैसे आम आदमी पार्टी बना है। आम आदमी पार्टी का देख सकते हो तुम लोग कि 4 या 4 से अधिक स्टेट में आम आदमी पार्टी ने वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है। एग्जाम्पल देखो, दिल्ली, गोवा और पंजाब में तो है ही उसका, साथ साथ इस बार गुजरात के इलेक्शन में भी उसने कम से कम 13% वोट शेयर लाया था, तो बन गया वो 4 स्टेट का बन गया ना, 4 और मोर देन 4 स्टेट्स का होना चाहिए। तो इस बार गुजरात में उसको लगभग 13% वोट शेयरिंग मिला है। भले ही गुजरात में हार गया हो, मैं वोट शेयरिंग देखते हो 13% मिला है, तो हो गया, बन गया वो नेशनल पार्टी। और ऐसे भी उसका पकड़ था ही दिल्ली, गोवा और पंजाब में। पंजाब में तो अपना पार्टी है उसका, बहुमत में आया। दिल्ली तो बहुत पहले चल रहा है उसका, है ना। और गोवा में भी उसका बेस है, वहाँ पे भी एक सिक्योर्ड पहले से शुरू से ही लिया था। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी जाके लड़ा था। आम आदमी पार्टी इसी बार नहीं, इससे पहले भी लड़ा था, जानते हो ना, जब हमारे मनोहर पर्रिकर जिंदा थे उस समय भी गया था वो। और इस बार गुजरात में पहला बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, तो इस बार भी वोट शेयर अच्छा लाया है, 13% लाया है, समझे ना। हाँ, तो उत्तराखंड में वो शेयरिंग नहीं आ पाया, वोट शेयरिंग नहीं आया। वोट शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आम आदमी गुजरात में हार के भी जीता है, इसलिए मुख्यमंत्री का बयान यदि सुनोगे गुजरात इलेक्शन के बाद, तो मुख्यमंत्री ने क्या बोला कि हमें तो जनता ने प्यार दिया है। तो आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल है उनको पता चल गया था कि अब हमारा नेशनल स्टेटस मिलेगा हमको, बिकॉज दे गॉट 13% ऑफ वोट शेयर। समझ गए? अब वोट शेयर का मतलब ये नहीं कि आपका कोई एमएलए चुना होगा,
जो ही नहीं है, आपने टोटल आपका वोट शेयर मिला है। फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम है ना इंडिया का, जो ही नहीं है कि 13% में आपका कोई एक चुन के आया हो, वहाँ वोट शेयरिंग तो अच्छा मिला आपको। तो नेशनल पार्टी क्या होता है, देखो वही डेफिनेशन दिया गया है स्टूडेंट। नेशनल पार्टी प्रेजेंस नेशनली, यानी कि नेशनल पार्टी का मतलब होता है वो उसका प्रेजेंट नेशनली है, यानी कि एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में है, जबकि रीजनल पार्टी का जो प्रेजेंस होता है वो पर्टिकुलर स्टेट में होता है या पर्टिकुलर रीजन में होता है, ये अंतर है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि लॉट ऑफ नेशनल पॉलिटिकल क्लाउड हो, यानी कि नेशनल पार्टी का मतलब ये नहीं कि पूरा भारत पे उसका वर्चस्व हो, जो ही नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहाँ केरल में वर्चस्व है, आम आदमी पार्टी का तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट में कहाँ वर्चस्व है, आम आदमी पार्टी का तुम्हारा साउथ इंडिया में कहाँ वर्चस्व है। तो ये हम लोग गलत सोचते हैं यदि ऐसा सोचते हैं तो, जो नहीं कि सब नेशनल पार्टी का हो। जैसे बीजेपी का सबसे ज़्यादा क्लाउड है भारत में अभी प्रेजेंट सिचुएशन में। तो हाउ ए नेशनल पार्टी इज़ डिफाइंड, नेशनल पार्टी कैसे डिफाइन करोगे स्टूडेंट, तो उसके लिए देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक टेक्निकल क्राइटेरिया होता है नेशनल पार्टी के लिए। ए पार्टी में गेन और लूज द नेशनल, देखो वही बोला कि पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस भी मिल सकता है या फिर पार्टी का नेशनल पार्टी का स्टेटस छीन भी सकता है, डिपेंड करता है तुम्हारा सर्टन कंडीशंस पे, और वो सब कंडीशन सब डायनेमिक है। आई मीन आपने इलेक्शन में कैसे परफॉर्म किया उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। यदि फिर से नेक्स्ट इलेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपका वो छीन भी जाएगा। सो सिंपल। देखो यहाँ पे सब दिया गया, चीज़ दिया गया है, इसको मैं समझाऊंगा चीज़। देखो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल 2019 हैंडबुक एक किताब है ये, ठीक है। उस किताब के आधार पे बताया गया है कि किस पार्टी को हम, किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी कहना चाहेंगे। नंबर 1 है कि यदि कोई भी पार्टी 4 या 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज हो गया है एज ए स्टेट पार्टी तो वो नेशनल पार्टी बन सकता है। अब स्टेट पार्टी क्या होता है तो थोड़ी देर में समझ लेंगे, बात समझ में आ गया नहीं। यदि वो रिकॉग्नाइज हो गया 4 या 4 से अधिक स्टेट में। नंबर 2 देखो, यदि उसका कैंडिडेट्स 6% टोटल वोट्स लेके आए 4 या 4 से अधिक सीट्स में, जो कि लोकसभा का रिसेंट लोकसभा का इलेक्शन हुआ हो, या फिर असेंबली इलेक्शन में कम से कम 4 MP वो चुन के भेजा हो। समझे ना? हाँ, मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूँगा। या तो कैंडिडेट को 6% तुम्हारा वैलिड वोट्स मिला हो 4 या 4 से अधिक स्टेट में, या लोकसभा का या फिर असेंबली इलेक्शन का या विधानसभा का, या फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि कम से कम 4 MP होने चाहिए लोकसभा में उस पार्टी का, जो अभी रिसेंट में लोकसभा का चुनाव हुआ है। इसमें दोनों ही है, लोकसभा का भी इलेक्शन का बात किया गया है, विधानसभा का भी बात किया गया है। तो 6% जो होना चाहिए वो 4 और 4 स्टेट्स होना चाहिए जोड़ के टोटल वैलिड वोट्स, समझे, लोकसभा में या फिर विधानसभा में, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कम से कम 4 MP होने चाहिए तुम्हारा लास्ट लोकसभा के पोल्स, वहाँ से चुन के जाना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम 2% टोटल सीट्स तुम्हारा लोकसभा में होना चाहिए, और ये चीज़ तुम्हारा 3 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स का नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 स्टेट से टोटल तुम्हारा 2% सीट्स रिप्रेजेंट हो लोकसभा में। समझ में आ रहा है ये चीज़? जैसे लोकसभा में कितने सीट है, 545 है, तो उसके हिसाब से 2% ऑफ टोटल सीट्स, ठीक है, 11 हो जाएगा। तो कम से कम 11 मेंबर तुम्हारा, हाँ, 3 स्टेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 स्टेट से चुन के जाने चाहिए उसके। वही जैसे मान लो आम आदमी पार्टी है, लेट से एग्जांपल ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी है, वो तुम्हारा लेट से एग्जांपल ले रहे हैं पंजाब से, गोवा से और तुम्हारा दिल्ली से, ये तीनों मिला के यदि तुम्हारा 2% ऑफ 11 मेंबर बनता है, 11 यदि 11 मेंबर तीनों से बन के गया लोकसभा में तो उसको मिल गया। तो ये सब और करके है, ये कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो वो नेशनल पार्टी बन गया। आगे देखो, व्हाट अबाउट द स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी का भी अपना ही रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। तो स्टेट पार्टी बनने के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट 6% वोट शेयर होना चाहिए लास्ट के असेंबली इलेक्शन में, है ना, या फिर आपका 2 MLA होना चाहिए, या फिर 6% वोट शेयर होना चाहिए लास्ट का लोकसभा के इलेक्शन में, है ना, जिस स्टेट से हुआ था इलेक्शन, जैसे बिहार से हुआ था तो वो जो रिप्रेजेंट कर रहा था उस समय, या फिर कम से कम 1 MP होने चाहिए उस स्टेट से, इस तरह 1 MP होने चाहिए उस स्टेट से, या तो 1 MP या फिर तुम्हारा कम से कम, हाँ, एटलीस्ट 1 MP फ्रॉम द स्टेट। या फिर दूसरा कंडीशन है एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, और 3 सीट्स, या तो 3% ऑफ टोटल सीट्स होने चाहिए, या फिर एब्सोल्यूट टर्म में 3 सीट होना चाहिए, जो भी ज़्यादा हो लास्ट असेंबली इलेक्शन में, असेंबली मतलब वहाँ विधानसभा के इलेक्शन में। या फिर तीसरा कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर्स, यानी कि बताए थे ना पहले 1/25 का जो फ्रैक्शन है वो मेंटेन होना चाहिए कोई भी एक स्टेट से लोकसभा के लिए, और 1/25 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए,
1/25 का रेशियो मतलब क्या है कि 5/75, 2/75, उस तरह बढ़ाते चलो उसको, वो मेंटेन होना चाहिए। या हैव एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट, यानी कि 8% टोटल वैलिड वोट्स होने चाहिए लास्ट असेंबली इलेक्शन में या फिर लोकसभा के इलेक्शन में। 8% कम से कम सिक्योर होना चाहिए उसका वोटिंग, समझ गए, ये वाला चीज़ है। तो किस क्राइटेरिया से आम आदमी पार्टी बना? 3 स्टेट या 3 से ज़्यादा स्टेट में उसका, 4 स्टेट में उसका रिकॉग्निशन है, उस हिसाब से बना है वो, फर्स्ट वाला क्राइटेरिया, समझ गए ना। क्योंकि स्टेट पार्टी तो बन ही गया, वो स्टेट पार्टी बन गया वो, तो चला गया उधर। है ऐसा ऊपर है क्राइटेरिया ऊपर, ये तो स्टेट पार्टी का है, नेशनल पार्टी का देखो, ये तो स्टेट पार्टी बनने के लिए है। हाँ, स्टेट पार्टी अलग है स्टेट पार्टी। तो क्या फ़ायदा मिलेगा, समझ गए? एक बार और पढ़ना है, एक बार और समझना है घर में जाकर उस चीज़ को, वो टर्मोलॉजी सब है, भूल जाओगे। 8%, 2% सब याद रहेगा। हाँ, पॉलिटी में बहुत अच्छे से दिया गया है। क्या एडवांटेज मिलेगा एक पॉलिटिकल पार्टी को यदि वो नेशनल पार्टी बनता है? तो जाहिर सी बात है, उसका जो सिंबल है वो रिजर्व है पूरा भारत में। सिंबल रिजर्व का मतलब क्या, हम जानते हैं कि स्टेट पार्टी का सिंबल कभी भी रिजर्व नहीं होता है। जैसे हम देखें ना कि तेलंगाना का सेम सिंबल नॉर्थ ईस्ट में यूज़ हो रहा था, यस वी हैव सीन। मगर आप एक बार आपका पार्टी का स्टेटस पॉलिटिकल पार्टी बन गया, मतलब नेशनल पार्टी का स्टेटस बन गया, तो आपका सिंबल आपके पार्टी के लिए ही रहेगा। जैसे आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, अब वो झाड़ू का ही सिंबल लेके नॉर्थ ईस्ट में भी कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन, उसमें बदलेगा नहीं उसका। एक एडवांटेज ये मिलेगा। दूसरा देखो, उसको लैंड दिए जाएंगे ऑफिस बनाने के लिए दिल्ली में नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, एनसीटी में। फ़ायदा ये एडवांटेज ये है, उसको लैंड दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, बड़ी बात है कि नहीं है, बताओ तो। दूसरी बात है, इट कैन डबल द स्टार कैंपेनर। देखो 40 स्टार कैंपेनर हो सकता है, ऑर्डिनरी के लिए क्या 20 कैंपेनर होता है ना, ये 40 कैंपेनर डबल कर सकता है अपना कैंपेनर। और उतना ही नहीं, हर कैंडिडेट के ऊपर कैप होता है ना कि विधानसभा में 28 लाख खर्च कर सकते हो और लोकसभा में 70 लाख तक खर्च कर सकते हो, ऐसा होता है ना क्राइटेरिया। इसमें जो स्टार कैंपेनर है उसके ऊपर जो खर्चा है वो नहीं होगा, वो पार्टी जितना भी कर सकता है उसके ऊपर। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है एक्चुअल में, मगर नेशनल पार्टी वाले लोग को मिलता है ये चीज़। तो वही बताया जा रहा है, इट कैन डबल द नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर एंड इट, और साथ में इलेक्टोरल रोल्स का 2 कॉपी भी मिलेगा उसका, जितना ही वोट लोग देता है इलेक्टोरल रोल्स वो भी मिलता है उसको। एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसल्ट द नेशनल पार्टीज विथ रिगार्ड टू कंडक्टिंग द इलेक्शन। और जब इलेक्शन कंडक्ट होगा भारत में विधानसभा का, लोकसभा का, तो उस समय नेशनल पार्टी से पूछा जाता है, परमिशन लिया आता है, क्योंकि सब नेशनल पार्टी हो गया है, तो उन लोग को भी बैठा के स्टेक होल्डर हो जाता है वो लोग भी। अब ऐसा नहीं कि बीजेपी डिसाइड नहीं करेगा, वो लोग भी वहाँ बैठा रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिविलेज मिलता है। और जितने भी रूल्स और रेगुलेशन इलेक्शन से रिलेटेड होता है बनता है, तो उस समय भी उसका व्यू लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है नेशनल पार्टी का। और उतना ही नहीं, आपको दूरदर्शन या रेडियो में आपको फ्री स्पेस दिया जाता है अपने सरकार का पॉलिसीज़ को एडवर्टाइज़ करने के लिए। तो ये सब एडवांटेज मिलता है नेशनल पार्टी को। तो एडवांटेज बहुत ज़्यादा है नेशनल पार्टी को, है ना। फ्री स्पेस दिया जा रहा है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट चार्ज भी नहीं लगेगा आपको। बात समझ में आ गया ना। तो ये प्रिविलेज है तुम्हारा नेशनल पार्टी का। चल समझ में आ गया ये चीज़, यस, कंप्लीटेड। 118 नंबर देखो, रेजुलेशन ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड भूटान, इंडियाज कंसर्न, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। देखो हिंदू पेपर में आया था 7 अप्रैल को, ये स्टूडेंट ही है, तो इसको समझते हैं। देखो मामला, देखो इसका मामला मैं पहले भी बता चुका हूँ तुमको, थोड़ा समझो, मैं थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ, ठीक है ना। ये एक कहानी की तरह है, देखो कहानी समझो पहले अच्छे से। देखो इंडिया और भूटान बहुत ही खूबसूरत रिलेशन, ठीक है ना। यदि भूटान का हिस्ट्री पढ़ोगे स्टूडेंट, तो तुम लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा उसके हिस्ट्री में। कभी भूटान तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। भूटान 17वीं सेंचुरी में, स्टूडेंट इसमें नहीं दिया गया है, 17वीं सेंचुरी में भूटान तिब्बत से कट के हटा। इसलिए हटा, बोला कि हमारा अपना ओरिजिनलिटी होगा, हम अपने हिसाब से शासन करेंगे, ठीक है। बढ़िया सुनते जाना। उसके बाद फिर ब्रिटिश आया, और ब्रिटिश ने भी कभी भी इसको हथियाने का प्रयास नहीं किया, उसको एज ए बफर ही रखा, ठीक है। और अच्छे से ट्रीटी किया। 1865 का एक ट्रीटी भी साइन हुआ है,
इसके साथ, और कभी कोशिश नहीं किया इसके ऊपर हमला करने का, बोला कि इंटैक्ट रहो, क्योंकि ब्रिटिश भी चालाक था बफर जोन बनाने में, जानते हो ब्रिटिश का दिमाग बहुत तेज़ था बफर जोन में, कि उधर से हमला ना हो, क्योंकि ऊपर ऐसे भी बैरन लैंड है, उधर जाकर करेगा क्या उससे। तो ब्रिटिश ने इसको कभी कंट्रोल नहीं किया, अच्छा रिलेशन बनाया, बस ये कि जो फॉरेन अफेयर्स है वो अपने अंदर रख लिया, क्योंकि चाहिए उसको उस समय। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो ब्रिटिश ने बोला था कि तुमको जो करना है करो, तुमको इंडिया में ज्वाइन होना है तो इंडिया में ज्वाइन हो जाओ, या फिर अलग रहना है तो अलग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो बोला कि हम अलग रहेंगे, तो बोला ठीक है तुम अलग रह जाओ। उसके बाद 1949 में फिर इंडिया के साथ ट्रीटी साइन हुआ, क्योंकि वो डर था कहीं तिब्बत से कहीं अटैक ना हो जाए, क्योंकि वहाँ माओ जेडोंग का वो चल रहा था, जानते हो माओ जेडोंग का पूरा चाइना में पूरा चल रहा था, चाइनीज पूरा आक्रमण करके बैठा हुआ था। तो 1949 में इंडिया के साथ साइन हुआ, तो इंडिया थोड़ा सा हेल्प करेगा उसको, साइन होने का मतलब ही है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली जाके 2007 में सेम ट्रीटी, उसी टाइप का ट्रीटी साइन हुआ, जिसमें और अच्छे से बल दिया गया दोनों के बीच में, और प्यार, कि अब इंडिया क्या करेगा और हेल्प करेगा उसको, और जिस तरह अपने सिटीजन को ट्रीट करता है उस तरह भूटानीज पीपल को भी ट्रीट करेगा। ठीक है, ये 2007 का ट्रीटी था, फ्रेंडशिप ट्रीटी दोनों के बीच में। बिल्कुल बहुत खूबसूरत रिलेशन है भूटान के साथ हमारा, जैसे नेपाल के साथ रिलेशन उस तरह ही रिलेशन है इसका भी, बहुत खूबसूरत। अब यहाँ पे देखो मामला फंसा कहाँ पे, तो मामला फंसने से पहले देखो कि इंडिया करता क्या है। अब चूंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का तो प्रॉब्लम है, तो इंडिया ने बहुत हेल्प किया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, हाइडल प्रोजेक्ट्स बना दिया, कई ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट भी बना है ऑस्ट्रेलियन के हेल्प से। ऑस्ट्रिया जानते हो ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, हाँ जर्मनी के जो बगल में जो है, ऑस्ट्रिया ने एक प्रोजेक्ट बना दिया है ना। इंडिया ने भी, ज़्यादातर इंडिया ने ही हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया। अब इंडिया की खूबसूरती ये देखो कि हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बना दिया और खरीदने के लिए भी तैयार है, इंडिया खरीदने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है भूटान का जो चल रहा है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हम ही हैं। और जब कुछ दिन पहले जब आए थे भूटान के जो किंग थे, जो आए थे इंडिया में, तो उस समय भी इंडिया ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारा असिस्टेंट दिया है कि ये दे देंगे, ऐसे दे देंगे, बहुत सारा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है उनको हेल्प के लिए, ये हो गया। बट भूटान का मानना ये है कि आप टैरिफ को, मतलब आप इनकम नहीं बढ़ा रहे हो हमारा, वो जो हाइडल प्रोजेक्ट जो देते थे आपको, जितना बिजली दे रहे हैं आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब महंगा हो गया है। मैं इंडिया जानबूझ के उसको नहीं बढ़ा रहा है, दाम ज़्यादा नहीं दे रहा है, क्योंकि इंडिया का फोकस है तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो इंडिया उसमें भी नहीं देना चाहता है। दूसरी बात है कि इंडिया हमेशा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में बहुत स्लो रहा है, और चाइनीज़ बहुत आगे है। चाइनीज़ को कुछ भी दे दो तुम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, वो झट से बना के दे देता है। और इंडिया जानते हो कि इंडिया शुरू से ही बहुत लेट है ये सब चीज़ में, सिस्टम बहुत लेट चलता है भारत का। देखता नहीं, भारत में ही खुद देखो हर घर नल से जल पिछले साल ही हुआ था और अभी तक हो ही रहा है। तो इंडिया अपने लेट काम के लिए जाना जाता है वर्ल्ड में ही। वहाँ इंडिया के अंदर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका जो नेबरिंग कंट्री में भी आपका वही रवैया है, तो नेबरिंग कंट्री आपका ऊपर जो फेथ है ना वो लूज़ करेगा, और वही भूटान के साथ हो रहा है। बात समझे। अब हुआ क्या मामला कि 2007 के उस ट्रीटी में, सिमिलर ट्रीटी में ये चीज़ था कि कोई भी तरह का बात हो इंडिया और भूटान में, तीसरा कोई पावर आ जाए तो हम दोनों ही एक दूसरे से वो करके सुलझा लेंगे चीज़ों को, ये था। इसलिए डोकलाम का इशू हुआ था, तो दोनों ही कंट्री मिलके, इंडिया और भूटान मिलके उसको खदेड़ दिया था पकड़ के। मैं देखो डिस्प्यूट जो है यहाँ पे समझ, भूटान के साथ चाइना का दो जगह डिस्प्यूट है। एक तुम्हारा नॉर्दर्न फ्रंट पे है, ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। एक डिस्प्यूट है ये वाला एरिया में, ऊपर वाला एरिया में नहीं, इधर देखो, इधर देखो, ये वाला एरिया में, नॉर्दर्न वाला एरिया में, यहाँ पे डिस्प्यूट है, और एक डिस्प्यूट यहाँ पे है, समझे ना। दो जगह डिस्प्यूट है लैंड को लेके। तो अब चाइना इतना चालाक है ना, चाइना इतना खतरनाक है या चालाक है, जो भी बोलो उसको। चाइना अब क्या कर रहा है, बोला है कि जो ऊपर वाला जो डिस्प्यूट है, यहाँ वाला इस रीजन का जो बताया है, ये वाला जगह पर जो डिस्प्यूट है, बोला कि यहाँ जो डिस्प्यूट है वो लैंड छोड़ देगा भूटान को, मगर जो डोकलाम वाला जो है उसमें वो ले लेगा, एक्सचेंज करेगा। मगर डोकलाम वाला जब लेगा तो इंडिया को तो फिर लहर मारेगा, क्योंकि इंडिया सिक्किम से वो बाउंड्री मैच करता है, तो इंडिया के लिए वो पैलेटेबल नहीं है। तो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है हमारे जैसे, वो कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है, तुम कितना भी टॉक कर लो, ये कैसे दे सकते हो, तुम दे ही नहीं सकते हो। तो ये मामला पूरा है, समझ में आ गया ना। ये मैंने पूरा कहानी बता दिया, टोटल यही चीज़ लिखा गया है। देखो यहाँ पे भूटान 5th किंग विजिटेड इन इंडिया। इंडिया एंड भूटान बहुत ही क्लोज रिलेशन रहा है, समझे ना, बहुत ही खूबसूरत रिलेशन।
सिक्योरिटी मैटर्स को लेके, है ना, सब बहुत अच्छा रहा है। सेट द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, हमारे जो जयशंकर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भारत के और भूटानीज के जो किंग हैं तुम्हारे जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है, डिस्कस द लेटेस्ट सिचुएशन अलॉन्ग द, क्या क्या हुआ है सब बात किए थे, ठीक है। टोटल की बाउंड्री टॉक्स है बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड भूटान, पर्टिकुलरली वो डोकलाम ट्रांजैक्शन पॉइंट को लेकर बोला कि एवरीथिंग इज गुड, अच्छा रिलेशन चल रहा है इन दोनों के बीच में। एज पर फॉरेन सेक्रेटरी, तो दोनों ही लीडर्स ने, यानी कि इंडिया ने और भूटान ने बात किया है अपने नेशनल और रीजनल इंटरेस्ट पे, और दोनों ही बहुत अच्छे से ट्रस्ट, गुडविल और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को एंजॉय करते हैं, यानी कि दोनों कंट्री में बहुत खूबसूरत रिलेशन है। अब देखो यहाँ पे तुमको समझना होगा कि भूटानी स्कीम में जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, उसका काम है डे टू डे फंक्शनिंग करना, वो डे टू डे फंक्शन करता है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। मगर जो किंग का रोल है वो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को लेकर होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उस तरह मोनार्की भी है, डेमोक्रेसी भी है, दो अलग तरह का व्यवस्था है वहाँ पे। तो जो वहाँ का जो लोकतंत्र है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ देखेगा, और जो मेन एक्टिविटी होता है जो तुम्हारा इंटरनल उससे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, वो किंग देखता है, इसलिए किंग विजिट करता है, बात समझे। और जहाँ तक सवाल है भूटान के साथ बाउंड्री सबसे ज़्यादा कौन स्टेट करता है, तो आसाम करता है, देखो 267, और सबसे कम जो बाउंड्री शेयर करता है वो सिक्किम करता है 32 किलोमीटर, वहाँ पे देख सकते हो। तो टोटल लगभग हम 700 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करते हैं स्टूडेंट, समझ में आ गया ना। तो देखो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 2007 में इंडिया और भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी हुआ था, उसमें यही बताया गया कि दोनों ही जो साइड्स है इंडिया और भूटान, वो क्लोजली क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, जहाँ तक सवाल है नेशनल इंटरेस्ट को लेके। यदि नेशनल इंटरेस्ट का बात होगा तो दोनों ही एक दूसरे से साथ में कोऑपरेट करके काम करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेंगे कि थर्ड पार्टी को कि वहाँ पे आके कोई भी वहाँ पे शरण ले और डिस्टेबलाइज करे दो कंट्री को, थर्ड पार्टी को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। नाइदर गवर्नमेंट शैल यूज ऑफ इट्स टेरिटरी फॉर एक्टिविटीज हार्मफुल टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड द इंटरेस्ट ऑफ द अदर, यानी कि कोई भी, चाहे भूटान और इंडिया, कोई भी कंट्री इस तरह काम नहीं करेगा जिसकी वजह से खतरा हो दूसरे कंट्री को। जैसे इंडिया ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से भूटान को नेशनल इंटरेस्ट में दिक्कत हो, भूटान ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से इंडिया को नेशनल इंटरेस्ट में दिक्कत हो। ऐसा काम नहीं करने का मतलब क्या है कि हम चाइना को नहीं बुलाएंगे अपने कंट्री में, ना हम बुलाएंगे ना वो बुलाएगा, क्योंकि हमें किससे खतरा है, चाइना से नहीं खतरा है। ये बात समझ रहे हो। तो 2007 में क्लियर ये ट्रीटी दिया गया है। अब यहाँ पे समझो इंडिया भूटान रिलेशन। अब यहाँ पे तुमको ट्रीटी समझना होगा, पुनाखा का ट्रीटी समझना होगा, समझे। 8 जनवरी 1910 ब्रिटिश के टाइम में एक पुनाखा दांग यानी पुनाखा एक ट्रीटी साइन हुआ था, ठीक है। और ये जो ट्रीटी साइन हुआ है सेम जो कि 1865 में ट्रीटी साइन हुआ था, उसी के लाइन पे ये साइन हुआ है। तो सबसे पहला जो ट्रीटी साइन हुआ था ब्रिटेन के साथ हुआ था, यूके के साथ 1865 में हुआ था। और ऑन सिमिलर लाइन 1910 में भी ट्रीटी साइन हुआ है। इसमें साफ साफ देखो ये हमें समझना होगा कि भूटानीज इंडिपेंडेंस, यानी कि भूटान हमेशा से इंडिपेंडेंट ही कंट्री रहा है, उसको कभी भी कॉलोनियल पावर ने एंजॉय नहीं किया है, बात समझे। कॉलोनी कभी नहीं बनाएगा, उसको एज अ बफर ही रखा गया है ब्रिटिश के टाइम में भी। और जहाँ तक उसका हिस्ट्री का सवाल है तो कभी ये तिब्बत का भी हिस्सा हुआ करता था, बट 17th सेंचुरी में तिब्बत से निकल के ये एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन बन गया है। और सॉवरेन नेशन वाला चीज़ हम लोग बाद में भी 1949 में भी और 2007 में भी इस बात को रखे हैं, स्पष्ट रखे हैं कि भूटान क्या है, एक सॉवरेन कंट्री है, बात समझे स्टूडेंट। तो डेवलपमेंट देखो 1947 के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। भूटान को ऑप्शन दिया गया है ब्रिटिश के द्वारा कि या तो तुम इंडिपेंडेंट रहो या फिर इंडियन यूनियन ज्वाइन कर लो। तो भूटान ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो उसके बाद मान लो कि उसके बाद जानते हो माओ जेडोंग का ऊपर चाइना में चल रहा था, डर था कि वो तिब्बत को ऐसे भी लेना चाह ही रहा था, पूरा तिब्बत पर आक्रमण हो ही गया था, समझे। तो डर था इसको, तो इसलिए इंडिया के साथ 1949 में एक ट्रीटी साइन हुआ, इंडो भूटान ट्रीटी, समझ गए ना। अब वही बात है, और ये भी बिल्कुल सेम ट्रीटी जो 1910 में जो ट्रीटी था उसी का कंटिन्यूएशन है कि ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। देख रहे हो 1865, 1910, 1949 ट्रीटी सेम ट्रीटी है जो कंटिन्यू हो रहा है, बात समझे। एंड यस 2007 में फिर वही ट्रीटी को रिवाइज किया गया है और ये कह दिया गया है कि भूटान का जो स्टेटस है वो इंडिपेंडेंट और सॉवरेन नेशन का है। तो ये जब दोगे तुम एक कंट्री को ना, तो एक कंट्री खुश होगा, उसको लगेगा नहीं कि इंडिया बिग ब्रदर का एटीट्यूड दिखा रहा है। अदरवाइज इंडिया पे आरोप लगते रहा है कि इंडिया बिग ब्रदर का एटीट्यूड दिखाता है। श्रीलंका भी कई बार बोल चुका है ये चीज़, बात समझे ना। तो देखो जो भूटान का जो इकोनॉमी है वो पूरा हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट पे टिका हुआ है।
और वही हाइड्रो पावर जिसमें इंडिया का ज़्यादा योगदान है, इंडिया खुद ही हाइड्रो प्रोजेक्ट बना देता है वहाँ पे और वहाँ से बिजली को ले लेता है और पैसा दे देता है उसको, तो उसका इकोनॉमी भी बहुत बेहतरीन चलेगा। हाँ देखो ना, इतना पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका में तो जानते ही हो कि कितना बढ़िया सा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनता है। बात समझे। इंडिया देखो, इंडिया अभी भी लार्जेस्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट पार्टनर है भूटान का, समझे। और इंडिया भूटान फाउंडेशन ये 2003 में बनाया था स्टूडेंट, और इसमें फोकस ये था कि एजुकेशन, कल्चरल एक्सचेंज एंड इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन, इस पे काम करें। कल्चर एक्सचेंज मतलब कल्चर एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, और एजुकेशन यानी कि अब इंडिया वाला तो नहीं जाएगा भूटान में पढ़ने के लिए, उतना बड़ा संस्था तो है नहीं, भूटानीस लोग आएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट ये देखो, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो वहाँ के लोग हैं 50 साल 60 साल वाले लोग सब है, वो इंडिया को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि अधिकतर जो पढ़े लिखे हैं वो सब इंडिया से ही पढ़े लिखे हैं। अभी का जो यूथ है, अभी का यूथ इंडिया में नहीं आना चाहता है पढ़ने के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, वो सिंगापुर जाना चाहता है। तो जो गुड विल इंजॉय कर रहा था 60 साल 50 साल वाला आदमी लोग, वो अभी का प्रेजेंट आदमी इंजॉय नहीं कर रहा है, वहाँ का प्रेजेंट यूथ इंजॉय नहीं कर रहा है। बात समझे, ये भी एक मेजर तुम्हारा डिफरेंस है। बात समझ में आ गया ना। देखो, तो इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी 2007, इसमें तो यही बोला गया कि यस, दोनों ही कंट्री एक दूसरे से बहुत ही खूबसूरत तरीके से कोऑपरेट करेंगे नेशनल इंटरेस्ट को लेके। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं करेगा कि जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी दूसरे का दिक्कत में हो, ठीक है। फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स होगा तुम्हारा इंडिया और भूटान के बीच में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ भूटान देखो आराम से तुम्हारा इंपोर्ट करवा सकता है इंडिया से, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आर्म्स करवा सकता है, एम्यूनिशन करवा सकता है, मशीनरी करवा सकता है, जो भी चीज़ भूटान के वेलफेयर के लिए चाहिए वो इंडिया से आराम से मंगवा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे। और गवर्नमेंट ऑफ भूटान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ही अपने सब्जेक्ट्स को इक्वल ट्रीट करेंगे। जैसे भूटान के जो लोग हैं, इंडियन लोग को भी सेम ट्रीट करेंगे एज इफ उसका भूटान का ही है। और हमारे भी इंडिया में यदि भूटानीज लोग रह रहे हैं तो हम भी इंडियन सिटीजन की तरह ही करेंगे उसको एक्ट। और यही तो रीज़न है कि कहीं ना कहीं हमारा सिविल सर्विस में भी हम भूटानीज लोग को IPS तक का देते हैं रैंक। हाँ बिल्कुल, IPS तक का रैंक देते हैं उनको, IAS का नहीं मिलता है, बट IPS ये भी तो बड़ी बात है ना। आप दूसरे कंट्री को कैसे IPS का दे सकते हो? आप दे तो रहे हो, उतना कैलिबर नहीं होता कि लोग निकाल ले इस एग्ज़ाम को। हाँ, उतना कैलिबर नहीं है इन लोगों के पास। अभी तक तो नहीं देखे हिस्ट्री में कोई भी भूटान का आदमी कोई निकाल लिया है। हाँ, गोरखा तो देते हैं, देखो आर्मी में गोरखा अलग से रेजिमेंट है हमारा। हाँ, तो दिए कि नहीं दिए? हाँ, नेपाली वाले लोग को भी IPS तक मिलता है, अभी तक हम देखे नहीं है कोई निकालते हुए। अब हो सकता है, बट अभी तक तो नहीं देखा है मैंने, फ्यूचर में हो सकता है, या फिर हुआ होगा मुझे पता नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। मगर हार्ड है, क्यों? अरे भारत में है टैलेंट, भारत में बहुत टैलेंटेड लोग सब हैं। अब देखो इंडिया का जो एजुकेशन है ना, उन लोग के लिए बहुत ऊपर का एजुकेशन है भारत में। देखो जैसे कि मैं कहता हूँ हर समय कि हमारा जो मेडिकल एजुकेशन है बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। हमारा मेडिकल एजुकेशन का कोई जोड़ ही नहीं है। जैसे बहुत सारे कंट्री हैं वर्ल्ड में जहाँ पे बहुत ही गंदा मेडिकल एजुकेशन पढ़ाया जाता है। जैसे यूक्रेन देखो, यूक्रेन में मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज़, और जब यूक्रेन पे हमला हुआ था तो ये मामला उस समय भी उठा था यूक्रेन, और हम लोग एडिटोरियल्स में भी पढ़े थे ये चीज़। यूक्रेन में तो जो मेडिकल एजुकेशन है वो समझो कि इंडिया का बीटेक की तरह है, बेकार, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अब इन लोगों को फटता कब है कि जब ये लोग 4 MBBS हो गया, इंडिया में आके तुमको प्रैक्टिस करना है तो एग्ज़ाम देना होगा आपको, अब तुमसे निकलेगा ही नहीं वो। टफ है, बहुत टफ है। हाँ, नहीं निकलता है, प्रैक्टिस करने ही नहीं देगा। यस, क्या बोले? जब रोस्ट किया था जिस टिकटॉकर को, वो सब रशिया और यूक्रेन का ही तो था MBBS स्टूडेंट। अच्छा, वही था, वही ये है। तुम हम पढ़े हैं, एडिटोरियल्स में ही पढ़ाए हैं तुम लोग को, बहुत गंदा एजुकेशन है मेडिकल एजुकेशन। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ सबसे कि जरूरी नहीं कि विदेश का पढ़ा हुआ आदमी बहुत तेजी होगा। विदेश में फर्जी भी डिग्री लेता है लोग सब, और हर विदेश का जगह वो इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम सोचते हैं। विदेश का कुछ ही जगह है जो चीज़ जाना जाता है। जैसे कोई यूनाइटेड स्टेट से पढ़ा है तो बहुत वेटेज है उसका, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड में जाना जाता है स्टूडेंट। कोई UK से कुछ पर्टिकुलरली कुछ किया है तो जाना जाएगा। फिर जैसे इंडिया से भी JNU से किया है तो जाना जाएगा वर्ल्ड में वो। फिर इंडिया से IIT मुंबई से पढ़ा है तो फिर वर्ल्ड में जाना जाएगा वो।
IISc बेंगलोर से किया है तो वो भी वर्ल्ड में जाना जाएगा। तो कुछ कुछ संस्थान है जो बहुत पॉपुलर है और उसका डिग्री मायने रखता है, मगर बाहर का विदेश का सब जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें समझना होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो कि भूटान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ही अपने सिटीजन को बराबर का इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, इक्वल जस्टिस देंगे, समझ गए ना। तो ये इतना खूबसूरत ट्रीटी है। अब देखो थोड़ा इसमें बताया गया है कि रिसेंटली क्या हुआ। हैव अ ग्लैंस एट द रिसेंट डेवलपमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के शिरिंग, उन्होंने कहा कि भूटान होप्स टू कंप्लीट, अब ये बोला है कि जो टेरिटरी का डिमार्केशन है एक या दो मीटिंग में चाइना के साथ सुलझा लेंगे। अब ये बोलना अपने आप में इंडिया के लिए बहुत खतरा का खाली है, खतरा घंटी है कि नहीं है बताओ। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत जल्दी सुलझा लेगा। अब बहुत जल्दी सुलझा लेगा तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि उसका दो जगह पे डिस्प्यूट है, एक नॉर्दर्न वाला डिस्प्यूट है और एक जो डिस्प्यूट है वो डोकलाम रीजन के पास में है। तो डोकलाम पास में जो है तो इधर यदि चाइना ले लिया वो चीज़ तब तो दिक्कत हो जाएगा फिर इंडिया को। चाइना उधर वाला दे देगा, बोलेगा कि जो भी डिस्प्यूट है नॉर्दर्न वाला वो तुम रख लो, कोई दिक्कत नहीं, हमको दे दो। अब उधर देने का मतलब क्या है कि वो सिलीगुड़ी एसेस कर लेगा, फिर चिकन नेक डोकलाम से सिलीगुड़ी आने में कोई टाइम नहीं लगेगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो बहुत बगल में है, देखो यहाँ पे आ गया तो सिलीगुड़ी पहुँचने में कितना टाइम लगेगा उसको, और सिलीगुड़ी पहुँचने का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट पे पहुँचना। तो चाइना बहुत चालाक है, समझे, बहुत चालाक है वो, और इंडिया ये होने नहीं देगा। देखो वही चीज़ बोला गया है। He also said that Bhutan is watching whether India and China could resolve their boundary issues as he hoped to discuss the issue over the Doklam Tri-junction trilaterally. He further said that Bhutan and China have come to understand each other. About report that China already built an, देखो वही बोल रहा है कि एक न्यूज़ था ना कि भूटान ने क्या किया कि बहुत चाइना ने बहुत सारा जगह पे अपना विलेज बना दिया है, और भूटान, हाँ अब वो दूसरा वाला है, अब भूटान ने क्या किया कि लैंड दे दिया है। तो इसका खंडन किया है तुम्हारा भूटान किंग ने, बट ये हुआ है ऐसा। तो यहाँ पे भूटान और चाइना अंदर ही अंदर मिलकर काम कर रहा है, वो हमें पैलेटेबल नहीं है। बहुत सारा लैंड जो भूटान का था उसमें चाइना ने विलेज बना दिया, ठीक है। और ये जब पूछा गया किंग से तो किंग बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, जबकि ऐसा साक्ष्य मिला है। तो व्हाट डज इट मीन, अंदर ही अंदर बहुत कुछ खिचड़ी पक रहा है दोनों के बीच में, समझे। यही बात बताया कि चाइना हैज ऑलरेडी बिल्ड ए नंबर ऑफ विलेजेस ऑन लैंड क्लेम्ड बाय भूटान। द भूटानीज प्राइम मिनिस्टर कैटेगरी सेड देयर इज नो इंट्रूजन एज मेंशन इन द मीडिया। बोला कि मीडिया में जिस तरह है तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है भूटान के नो ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों, हो सकता है बीच में चल रहा हो अंदर अंदर। तो इन रिसेंट ईयर देखो हम जानते हैं कि चाइना यस सलामी स्लाइस टेक्निक से आ रहा है, हल्का लैंड ले लिया, फिर वहाँ बैठा सलामी, फिर आगे फिर लैंड वो किया, फिर आया, ऐसे करते करते बाउंड्री के पास आ रहा है। तो हम जान ही रहे हैं, स्पेशली वो नॉर्दर्न देखो 2 एरियाज में पासालुंग और तुम्हारा जारलुंग वैलीज, जो नॉर्दर्न वाला एरिया बोले थे ना वहाँ पे वो वाला। चाइना शेयर देखो, चाइना बाउंड्री शेयर करता है भूटान के साथ 470 किलोमीटर का, और चाइना देखो अभी तक डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है भूटान के साथ। तो हो सकता है बनाना चाह रहा हो, अभी एम्बेसी खोल देगा तो इंडिया के लिए डर होगा ये, क्योंकि इंडिया और भूटान का रिलेशन जो है बहुत खूबसूरत शुरू से रहा है, ब्रिटिश टाइम से ही रहा है। आगे देखो स्पेकुलेशन अबाउट द फ्लडी ऑफ चाइना भूटान टॉक्स। तो देखो यहाँ पे 1 राउंड ऑफ टॉक्स तो हुए थे उस समय, ये जनवरी में हो गया था, और भी होने, दूसरा टॉक तुम्हारा थिम्पू में जो भूटान का जो कैपिटल है वहाँ पे होने वाला है। और इसमें हो सकता है कि डोकलाम वाला इशू पे हो, तो डोकलाम वाला इशू पे यदि सेटलमेंट होता है तो इंडिया के लिए अनफेवरेबल रहेगा वो, क्योंकि वो एक्सचेंज करवा लेगा उधर। वही बोल रहा है कि सेटल ऑफ डिस्प्यूटेड भूटानीज टेरिटोरी टू नॉर्थ, और जो टेरिटोरियल है यहाँ पे डिस्प्यूट वो दे देगा, बोलेगा भूटान तुम रखो, ये वाला एरिया हमको दे दो। तो वो इंडिया के लिए अनफेवरेबल है, क्योंकि इंडिया इसी के लिए 2017 में लड़ा था। हाँ, कितना टैंक सिक्किम से गया है ऊपर लड़ने के लिए। तो उस समय जो फॉरेन सेक्रेटरी थे हमारे जयशंकर साहब, वही मामला को सुलझाए थे, वही सबसे ज़्यादा स्किल वहीं पे नज़र आया था उनका, ठीक है। उस समय वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, ठीक है ना, अभी तो मिनिस्टर है। उस समय सुषमा स्वराज थी, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स। तो ये देखो यही बोला कि यदि भूटान है ना सीड्स कर दे डोकलाम रीजन्स को, तो ये दिक्कत होगा, इंडिया के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि उसको रूम मिल जाएगा एक तरह से मैंने वो वहाँ घूमने का, और कहीं ना कहीं वो हमारे कंट्री के अंदर घुस सकता है। बात समझे। तो देखो यहाँ इंडिया भूटान टाइज हाउएवर, हाँ फिर भी हमारा इंडिया और भूटान का जो टाइज है बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ गलती हुआ है हमसे, वो गलती हमको सुधारना होगा। देखो प्रेजेंट देखो
गवर्नमेंट ने असिस्टेंट दिया था भूटान का जो 12th 5 ईयर प्लान 2018 से लेकर 23 तक का होगा, उसमें हम लोगों ने लगभग 4,500 करोड़ का पैसा दिया, पैकेज दिया है ना, बजटरी सपोर्ट दिया है। उसमें देखो इंडिया ने हर समय भूटान हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया है, और देखो बायर है हम खरीदते हैं उससे, ठीक है। 2021 में देखो इंडिया और भूटान बहुत सारा ट्रेड रूट्स भी खोला था एक दूसरे के साथ में, और इतना ही नहीं, भूटान को हम लोग सैटेलाइट कंस्ट्रक्शन स्पेस रिसर्च में भी हेल्प कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझे। तो इम्पॉर्टेंट डिसीजन टेकन, देखो 2 लीडर्स जब वो आए थे इंडिया में, वहाँ के जो किंग आए थे, तो उस समय भी बहुत सारा डिसीजन लिया गया था। इंडिया बोला है कि यस हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी देना चाहते हैं, दिया भी बहुत अच्छे से, ठीक है। उसमें देखो इंडिया बोला कि ठीक है, जो आपका डिमांड है कि पावर टैरिफ बढ़ना चाहिए, छुक्खा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, ठीक है हम बढ़ाएंगे। कहा कि ये प्रोजेक्ट हम ही बनाए थे 1996 में, हमारे एसेंशन से ही बना था। इतना ही नहीं, बोला कि बसोची हाइडल प्रोजेक्ट से जो भी आ रहा है आपका पावर, वो भी हम खरीदने के लिए तैयार है। और ये जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट से बना था 2008 में। बात समझ में आ गया ना। और उतना ही नहीं, और भी नेगोशिएशन हुआ है संकोच हाइडल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी, ठीक है। तो अच्छा काम हुआ है, कह सकते हो इंडिया और भूटान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हुआ है। यहाँ पे देखो इंडिया ने बोला कि यस कोशिश करेंगे फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने का भी। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट मतलब क्या कि जहाँ पे आदमी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, हम अपना सामान बेच रहे हैं, वो भी अपना सामान बेच रहा है, ठीक है, जयगांव से। और यहाँ हम कोकराझार और केलेफू रेल लिंक प्रोजेक्ट का भी बात किया गया है। कोकराझार हमारे भारत में है और केलेफू तुम्हारा वहाँ भूटान में, तो यहाँ पर रेल लिंक बनाने का प्रयास किया जाएगा, समझे ना। तो एक अच्छा है, और यदि अच्छा प्रोजेक्ट बनता है भूटानीज साउदर्न भूटानीज सिटी में, तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो भी अट्रैक्ट करेगा भूटान का पीपल। उतना ही नहीं, और भी बहुत सारा कोलैबोरेशन हुआ है तुम्हारा स्किल में, स्पेस रिसर्च में, एजुकेशन में, तो कहीं ना कहीं भूटान के लिए बहुत बेहतरीन है। तो इंडिया और भूटान का रिलेशन बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा जो इरिटेंट है, वो इरिटेंट को इंडिया को बहुत जल्दी कंप्लीट करना होगा, तब जाके भूटान हमारे हाथ में आएगा, ठीक है। ये एसेंस ये है टेरिटोरियल्स का। आगे देखो स्टूडेंट, 119 जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेडिंग। समझ गए ना। तो ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। अब इसमें देखो, अब जैसे कि हम इसका भी समझ ही लो कि एक साल में लगभग 220 मिलियन टन हम पिछले साल किए थे, और प्रत्येक साल हमारा 5-6% से ग्रोथ हुआ है। मैं इस साल क्या हुआ कि अचानक रुक गया है, और रुकने के पीछे रीज़न है बहुत सारा बीमारी, फर्डर का प्राइस बढ़ जाना। तो वही सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि देखो इंडिया अभी मिल्क शॉर्टेज फेस कर रहा है। तो इसका क्या होगा, सेंटर इस पर हो सकता है कि हम बटर और घी बाहर से मंगवाना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज अब होगा तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा आपको। देखो इस बार बोला है कि जो आउटपुट इंक्रीज होगा मात्र 1-2% से होने वाला है, जबकि हम देखेंगे 10 ईयर्स में लगभग 5-6% से बढ़ा है। इस बार केवल 1 या 2% से बढ़ेगा, यानी कि आपका जो प्रोडक्शन है वो स्टैग्नेंट हो गया है कहीं ना कहीं, समझ गए ना। तो आगे देखो आखिर क्या रीज़न है कि मिल्क प्रोडक्शन स्टैग्नेंट हो गया। फर्स्ट रीज़न, डिमांड डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कोविड टाइम। कोविड के टाइम में क्या हुआ, डिमांड का जो था वो ख़त्म हो गया, चेन ही ख़त्म हो गया। तो ये भी एक रीज़न है कि विद दिस डेयरी फार्मर्स कुड नॉट इन्वेस्ट इन द, इसलिए डेयरी फार्मर्स तुम्हारा कैटल में ज़्यादा वो नहीं कर रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। और दूसरा रीज़न है तुम्हारा LSD, लंबी स्किन डिजीज, जिसकी वजह से जानते हो बहुत सारे कैटल मरे हैं तुम्हारे, है ना। वायरस, जो वायरस की वजह से होता है तुम्हारा, और बहुत खतरनाक है। उसके लिए सरकार ने बोला भी था कि हम वैक्सीन लगाएंगे, और सरकार वैक्सीन भी दे चुकी है। तो देखो इसमें ये एक तरह से हैबॉक है, यानी कि बहुत डिस्ट्रक्शन, बहुत लोग, बहुत प्रजाति मर रहा है ये कैटल का। लगभग ऑफिशियल डेटा देखोगे तो 2 लाख कैटल मरे हैं, ठीक है, मतलब और भी ज़्यादा था। ऑफिशियल डेटा में बहुत कम बताया गया, हकीकत में बहुत ज़्यादा मरे हैं ये। ऑल्दो देखो सेंटर ने वही बोला है देखो कि हम 1/3 वैक्सीनेटेड करवा लिए हैं, बट अभी तक उतना हुआ नहीं है। और देखो वैक्सीनेशन ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन उतना बेटर है। सरकार क्लेम तो कर रही है कि 1/3 हो चुका है, बट मानना थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ है। और उसके बाद आधार कार्ड टाइप का था ना, 12 डिजिट नंबर ये सब होगा तुम्हारा, कैटल के लिए भी होगा। इससे पता चल जाएगा कौन सा कैटल से मिल्क आ रहा है, ये सब चीज़ें पता चल जाएगा, जो कि भारत सरकार 2-3 साल पहले से ही कर रही है। तो देखो हाँ, यहाँ पे दिया गया है यहाँ। और तीसरा रीज़न है क्या है, फर्डर प्राइजेज, जो चारा है
चाहे वो ड्राई चारा बोलो या ड्राई फडर बोलो या वेट फडर बोलो। वेट मतलब ग्रीन फडर, जो ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का होता है ना फडर, या फिर तुम्हारा ड्राई फडर होता है, दोनों का ही दाम बहुत महंगा है। देखो 30% इन्फ्लेशन चल रहा है इसमें। और जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, यानी कि मिल्क मान लो कि 10 रुपये में बिक रहा है, तो उसमें 60 से 70 रुपये तुम्हारा फडर में ही जा रहा है किसान का। तो ये भी एक टेंशन वाली बात है। फडर इन्फ्लेशन देखो ये एंडेमिक इश्यूज है तुम्हारा। और दूसरी बात है कि देखो जो फार्म लैंड है जहाँ पे तुम्हारा फडर उगता है, फडर कल्टीवेट होता है, मात्र 4% है। तो फडर का जो कल्टीवेशन वो भी बहुत कम है भारत में। जब कम होगा तो महंगा तो होगा ही होगा फडर का प्राइस, क्योंकि जितना तुम कल्टीवेशन करोगे उतना ही फडर आएगा ना। अब पूरा इंडिया में देखो फार्म लैंड कितना, केवल 4% ही है जहाँ से फडर आते हैं, और कैटल तुम्हारे पास इतना है। 2019 का लाइफ स्टॉक में देखे थे ना कैटल कितना ज़्यादा है तुम्हारा। तो डेयरी सेक्टर सपोर्ट मोर देन 80 मिलियन फार्मर्स। देखो कितना करता है। आखिर देखो एग्रीकल्चर से तो कमाई तो होता नहीं है उतना ज़्यादा, बेचारा लोग मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर जो अपना इनकम कमाता है वो सब डेयरी से ही कमाता है ना। तो वही बोला कि डेयरी सेक्टर कम से कम 8 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करता है। और इसमें ज़्यादातर बेचारे छोटे छोटे वाले फार्मर्स हैं, मार्जिनल और एंड स्मॉल फार्मर्स सब है। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर जानते हो, जिसका 2.5 एकड़ से कम हो लैंड, है ना। हाँ, बात समझ गए ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है तुम्हारा। ऑन द अदर हैंड डेयरी प्रोडक्ट्स डिमांड इज़ ग्रोइंग रैपिडली। पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है तो उतना बढ़ रहा है तुम्हारा, क्योंकि लोग में अब डाइटरी हैबिट सब चेंज हो रहा है। लोग अब खाना चाहते हैं, लोग के पास इनकम आ गया, तो लोग के पास इनकम आ गया तो वो चाहेंगे ना दूध दही खाने के लिए। बिल्कुल, लोग पनीर खाना चाहेंगे, समझे। ऑन द अदर हैंड डेयरी प्रोडक्ट डिमांड इज ग्रोइंग रैपिडली विद राइजिंग पॉपुलेशन। इनकम बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग का डाइटरी हैबिट चेंज हो रहा है। तो यस डेयरी को, अब देखो जिम जाना है तो बोलता है ना दूध पीना है, तो फिर लोग अब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो नाउ द प्राइवेट डेयरी सेक्टर इज बिकमिंग द डोमिनेंस फोर्स। अब देखो प्राइवेट जो डेयरी सेक्टर है वो ज़्यादा तुम्हारा आगे जा रहा है। जैसे 2022 और 23 का एनुअल रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि प्राइवेट डेयरी सेक्टर ने कंबाइंड डेयरी कोऑपरेटिव और गवर्नमेंट का कंबाइन कर दो, उससे ज़्यादा आगे गया है अभी तक। तो प्राइवेट बहुत आगे बढ़ रहा है। 228 डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर, ये लगभग तुम्हारा 17 मिलियन फार्मर्स को टच करता है, यानी कि लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को टच करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारा वो उसको प्राइस मिलता है, उससे वो कमाता है, खाता है, आगे जाता है। तो प्राइवेट प्लेयर्स शुड बी नर्स टू इन्वेस्ट। इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स को ना हमें क्या करना, इनकरेज करना चाहिए कि वो कम से कम वैल्यू चेन सिस्टम में, यानी कोल्ड स्टोरेज सिस्टम में वो इन्वेस्ट करे। कोल्ड मतलब बड़ा बड़ा रेफ्रिजरेटर टाइप का चीज़ बनाए वो, ताकि दूध लंबा समय तक के लिए रहे, बरकरार रहे। केवल गुजरात और कर्नाटक तक ही बात ना हो, उससे ज़्यादा फैले। क्योंकि अभी जानते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे तो बस बात गुजरात तक ही पहुँचेगा। केवल गुजरात और कर्नाटक कब तक देखेगा ये चीज़ को। पूरा इंडिया में ही ये वाला व्यवस्था क्रिएट होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। आगे देखो 120 क्रिटिकल व्यूज ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी कैन नॉट बी टर्म्ड एज एंटी इस्टेब्लिशमेंट। वो डायरेक्ट तो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि अब जो ही नहीं कि आप गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर कोई तर्क देते हो और आप उसको ख़राब बोलते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में ख़राब है। अरे लोकतंत्र में आप बिल्कुल बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो कर ही सकते हो। तो वही जो मीडिया हाउस है तुम्हारा, केरल का जो मीडिया हाउस जो पकड़ा गया था, उसी को लेकर तुम्हारा केस सही है। GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गवर्नमेंट को गुस्साया है कि ये ख़राब चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। कि अब जो टेलीकास्ट बैन किया है मलयालम चैनल, वही मीडिया वन वाला जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बहुत गुस्साया है उसको, गवर्नमेंट को। बोला है कि नो, मीडिया को सही बोलने का अधिकार है। अब जब वो सही चीज़, हार्श चीज़ दिखा रहा है तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हो गया? हाउ कैन यू से कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है? ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें बोला गया कि यस इट ऑल्सो कमेंटेड क्रिटिकली अबाउट द स्टेट अनगाइडेड एंड एडहॉक यूज़ ऑफ सील्ड कवर। बार बार तुम सील्ड कवर में भेजते हो हमारे पास रिपोर्ट, ये गलत है, ऐसे नहीं भेजना चाहिए तुमको। यदि ऐसा भेजते हो तो सिटीजन को जो जानने का अधिकार है इन्फॉर्मेशन को, वो तो नहीं जान पाएगा बेचारा लोग। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का फंडामेंटल राइट्स में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि राइट टू नो इज़ अ फंडामेंटल राइट्स स्टूडेंट, हमें जानने का अधिकार है। और सील्ड कवर में भेज रहा है बार बार, तो सिटीजन जान कहाँ पा रहा है उस चीज़ को। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ख़राब कहा है। द क्रिटिकल व्यूज अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी
कोई भी क्रिटिकल व्यूज़ हो गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके तो उसको आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं कह सकते हो। बात समझे, यही सब चीज़ बताया गया। एंड इंडिपेंडेंट प्रेस इज़ वाइटल, इंडिपेंडेंट प्रेस होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए, ताकि वो सही सही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सके। अब देखो यहाँ पे क्या क्या जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्या क्या निकल के आया है। द प्रेस का ड्यूटी है कि हमेशा वो सच चीज़ को दिखाए और सिटीजन को वो हार्ड फैक्ट्स के बारे में बताए कि देखिए आपका सरकार ये सब कर रहा है, ये है काम। तो प्रेस, देखो प्रेस, मैं वही बोलता हूँ, प्रेस का धर्म ही है कि सरकार का बुराई दिखाए, सरकार का गैप दिखाए। क्योंकि सरकार, मैं कल ही तो बोल रहा, कल परसों ही तो बोल रहा, तो सरकार के पास बहुत सारा तंत्र है जहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट कर सकता है। एडवर्टीजमेंट करना कभी भी मीडिया का काम नहीं है सरकार का। हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा ये बताएगा कि यदि होमोजेनाइज्ड यानी कि सेम व्यूज़ हो, यानी कि सब बोले कि ठीक है गवर्नमेंट, तुम गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी को ही यदि रखते हो तो क्या फ़ायदा हुआ फिर, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे चलेगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है अलग अलग व्यूज़। तो सरकार का ये नहीं कि सरकार का आइडियोलॉजी से आप खुश हो, होमोजेनाइज व्यू नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के बारे में बोला है, उसमें सील्ड कवर के बारे में बोला है कि यस हर एक चीज़ सील्ड कवर नहीं होना चाहिए, जो ज़रूरत है सील्ड कवर का वही सील्ड कवर में देना चाहिए आपको, उसी के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यस पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी प्रोसीडिंग होने चाहिए, यानी कि हम चेक करेंगे आपका और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपने जो चीज़ सील्ड कवर में भेजा है वो सच में उचित है या नहीं है। बात समझे। तो इंटेलिजेंस एजेंसी हर समय देखो इम्पैक्ट द लाइफ लिबर्टी एंड प्रोफेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड एंटिटीज एंड गिव टू सच रिपोर्ट्स एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, यानी कहने का मतलब है कि सील्ड कवर में कोई भी चीज़ आप डाल देते हो तो कहीं ना कहीं सिटीजन या एंटिटीज जिसको जानना चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन, वो उसके पास पहुंच नहीं पाता है, तो उसका फंडामेंटल राइट्स दिक्कत हो जाएगा। तो वही सब चीज़ बताया गया स्टूडेंट इसमें। द स्टेट इज़ यूजिंग नेशनल, 9th नंबर देखो, स्टेट हर समय क्या करता है, नेशनल सिक्योरिटी को हर समय यूज़ करता है कि सील्ड कवर में दिए हैं क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, समझे। तो नेशनल सिक्योरिटी क्लेम्स कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ थिन एयर, यानी कि झूठ मूठ का कुछ भी आप नेशनल सिक्योरिटी के मामले में आप नहीं दे सकते हो, हर चीज़। देखो इसमें क्या बोला गया कि यस जामित ए इस्लामी से इसका तुम्हारा संबंध है इसलिए हम इसको बैन कर दिए हैं। हाउ कैन यू से, आपको कुछ बचा ही नहीं, आप ये बोल दिए। तो देखो अ ब्रीफ ऑन अल्टरनेटिव PII, यानी कि अल्टरनेटिव पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी प्रोसीडिंग में ये कहा गया है कि यस कोर्ट एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट करेगा ये देखने के लिए कि जो भी आप सील्ड कवर में भेजे हो क्या वो सील्ड कवर में डिजर्व करता है। यदि डिजर्व नहीं करता है तो फिर से आपको बोला जाएगा ये चीज़ सब कि डोंट, आप मत भेजो ऐसे। तो यदि मान लो कि PI क्लेम सक्सेसफुल हुआ तो कोर्ट कुड अप टू रिडर्स कॉन्फिडेंशियल पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि यदि सही रहा तो सरकार के ऊपर भी एक लगाम लगेगा कि सरकार हर चीज़ को सील्ड कवर में ना भेजे, ठीक है। और जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक को फ़ायदा हो पाएगा और वो जान पाएगा जो एक्चुअली में उसको जानने का अधिकार है स्टूडेंट। दैट्स इट।